एक नॉर्मल व्यक्ति जीनियस भी बन सकता है, एक गरीब व्यक्ति अमीर भी बन सकता है और एक पेशेंट नॉर्मल जीवन पे भी लौट सकता है। तो ये फंक्शन हमारे हर लाइफ के फेज में काम करता है। एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है अपनी प्रॉपर क्षमता को खो देता है और वहाँ पे हमें बीमारियाँ, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन घेर लेता है। और अगर उसको ये बताया जाए कि कैसे उसको अपने माइंड को यूज़ करना है, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हर चीज़ बदली जा सकती है। ब्रेन का जो पैटर्न है इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, चाहे छोटी सी चीज़ के लिए हो या बड़ी से बड़ी चीज़। आपने अपने ब्रेन के रिदम को कंट्रोल करना होता है, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन हर प्रकार के स्ट्रेस को झेलने के लिए हो जाता है रेडी। सर्जरी के बाद मेरा पूरा जो आधा धड़ है वो पूरा डिफॉर्म्ड हो गया। आंखें, बोलना, चलना, हाथ का फंक्शन, मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कोई भी काम है वो तब तक तो नहीं करेगा जब तक कि उसकी एंड लिमिट या टाइम लिमिट खत्म ना हो जाए। जब भी कोई चीज़ आप ज़बरदस्ती करते हैं तो आपकी वो बॉडी के अंदर वो एनर्जी, वो स्टिमुलेशन नहीं आता। जो लोग फुल बॉडी पैरालाइज के पेशेंट थे वो लोग नॉर्मल ज़िंदगी पर लौटे। एआई के पास सिक्स सेंस नहीं है, वो आपका काम आसान कर देगा पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान जुड़ रही हैं जिन्होंने इस पॉडकास्ट से पहले मुझसे जो बातें की उनने मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा हिला कर रख दिया। कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी भर शायद हम सोचते ही नहीं हैं, कुछ ऐसा जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मगर हम बहुत कम उसका ख्याल रखते हैं। और शायद यही कारण है कि जो कुछ भी हमारे साथ घटता है उसके लिए हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, हालातों को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि शायद हमारे दिमाग के कारण ही ये सब हमारे साथ हो रहा है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सिग्मा स्पाइन स्पेशलिस्ट और भारत की पहली न्यूरोप्लास्टिसिटी कोच डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा, जो हमसे बात करेगी दिमाग के उन पैटर्न्स के बारे में जिन्हें जानकर हम बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकते हैं, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। मैम, जब बात होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की और जैसा कि आपके इंट्रोडक्शन में हमने ये जाना कि आप देश की पहली न्यूरोप्लास्टिसिटी कोच हैं, क्या ये होता है और आखिर कैसे ये एक शब्द हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है? देखिए, ये जो शब्द है ना, इसका पहले आपको मतलब समझना होगा। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बना है दो शब्दों से। तो फर्स्ट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन और कुछ नहीं, हमारे ब्रेन के सेल्स का नाम है। और प्लास्टिसिटी मतलब हमारा जो ब्रेन का अडेप्ट करने का क्षमता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये वो हमारा इनबिल्ट फीचर है जो हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली भगवान द्वारा बनाया गया है। पर कई बार बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ डिजीज़, बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है अपनी प्रॉपर क्षमता को खो देता है और वहाँ पे हमें बीमारियाँ, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन घेर लेता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक हमारा इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो ब्रेन का सेल्फ मैकेनिज्म होता है, सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। और जिसको सही करके, जिसके पैटर्न को समझ के हम ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति जीनियस भी बन सकता है, एक गरीब व्यक्ति अमीर भी बन सकता है और एक पेशेंट नॉर्मल जीवन पे भी लौट सकता है। तो ये फंक्शन हमारे हर लाइफ के फेज में काम करता है। बिल्कुल। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है इसकी किस तरह से शुरुआत की जा सकती है? अगर कोई व्यक्ति ये समझता तो है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ज़रूरी है, बट कैसे वो इसकी प्रैक्टिस करे, कैसे उसको अपने जीवन में जो है अपनाए, कैसे धीरे धीरे इस क्षेत्र में और ज़्यादा डेप्थ में वो जा सकता है? तो देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी के समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। जी। तो हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जैसे आप और मैं भी बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी में जैसे रहते हैं। एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड है जो हमें दिखता नहीं है, पर 98% जो फंक्शन है वो उसी को रेगुलेशन वहीं से होता है। अब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को बनाएंगे। जैसे पहला होता है ब्रेन स्टेम। बिल्कुल। स्टेम मतलब वो जड़ जो उस प्लांट को जीवित रखेगी, मतलब वो स्टेम ब्रेन का जो ब्रेन को जीवित रखेगा। जितने भी हमारे वाइटल फंक्शंस है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, थर्मो रेगुलेशन, सारा कुछ जो इनवॉलेंट्री हमारे बॉडी में हो रहा है वो ब्रेन स्टेम करता है। बिल्कुल। सेकेंड, जब आप ऊपर आते हैं तो फिर आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशनल सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है। जितनी भी हमारे अंदर भावनाएं हैं, केयरिंग है, प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, सोसाइटी में रहने का जितना भी हमारा सिस्टम है वो लिम्बिक सिस्टम से आ रहा है। फिर हम जब आगे आते हैं तो फिर आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब हमारा वो तरीका जहाँ से हमको टास्क करना है, इमोशंस को कैसे मेंटेन करना है, वो सारे फीचर्स वहाँ पे इनबिल्ट है। तो ये तीन हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ब्रेन के। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या हुआ या क्यों हमें आज इसकी इतनी आवश्यकता है,
तो हुआ क्या, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को बीमारी आ गई या किसी राइट। व्यक्ति को अवसाद डिप्रेशन आ गया, तो उसकी बॉडी के अंदर अगर डिप्रेशन होगा तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो काम नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल। और आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होता है, एमिगडाला करता है उसको, वो चालू हो जाएगा। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये होगा कि जो हिस्सा कम काम कर रहा है उसका काम आप बढ़ाइए, और जो फायरिंग कर रहा है, जो एबनॉर्मल फायरिंग है, उसको आप रोकिए। तो सिंपल शब्दों में आपकी बॉडी में वो कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर जो कम काम कर रहा है उसको चालू कीजिए, और जो सॉफ्टवेयर ओवर रेटेड है या वायरस वाला है उसको कम कीजिए। तो ये सिंपल शब्दों में इसका ये अर्थ होता है। तो क्या ये माना जा सकता है कि जैसे कोई एक शख्स है जो बचपन में तो बहुत कमज़ोर रहा होगा, या बचपन में उसने बड़े ताने उलाहना सही होगी समाज की, लेकिन आगे चल के अपने एजुकेशन के बाद वो एक सक्सेसफुल आदमी बनता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली न्यूरोप्लास्टिसिटी इस दिशा में काम करती है उसके दिमाग के अंदर? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? बिल्कुल। एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में उसके टीचर्स मंदबुद्धि बोलते थे, क्योंकि वो जो बोलते थे वो उन लोगों को समझ में नहीं आता था। और इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल जाना एक टेंशन लगती थी कि वो स्कूल जाके बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे। पर वो हमारी सदी के सबसे जीनियस आदमी में से एक है। तो जो व्यक्ति ऊपर से जैसा दिखता है, कई बार उसका ब्रेन वैसा फंक्शन नहीं कर रहा होता है, और ब्रेन की लिमिटलेस क्षमता है, बिल्कुल। असीमित क्षमताएं हैं। तो उसमें कोई व्यक्ति अगर आज कमज़ोर है और जीवन भर कमज़ोर रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर वो व्यक्ति का माइंडसेट कमज़ोर है तो वो जीवन भर कमज़ोर रह सकता है। और अगर उसको ये बताया जाए कि कैसे उसको अपने माइंड को यूज़ करना है, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हर चीज़ बदली जा सकती है, हर चीज़ को चेंज किया जा सकता है, एडेप्टेबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल। आपके यूट्यूब चैनल पे जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने 2 वीडियोस देखे। एक तो ये कि जब आप यूके पढ़ने गए थे और वहाँ पर एक बीमारी के बाद आपका ट्रीटमेंट हुआ, फिर आप इंडिया लौटे और आपने इस दिशा में आने का निर्णय लिया। जी। और एक वीडियो और जिसमें आपने ये बताया था कि किस तरह से जब आपका वेट ज़्यादा हुआ करता था, बचपन में आप स्कूल जाते थे, चश्मा लगा होता था बड़ा-सा, लोग आपको तरह-तरह से बुली करते थे। उससे उबर के आपने फिर जो है समाज के सामने एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया और आज एक सक्सेसफुल, चाहे हेल्थ कोच हों, चाहे डॉक्टर हो, या जिस भी दिशा में आप गए हैं वहाँ आपने सफलता हासिल की है। तो आपने कब ये आभास किया कि खुद को न्यूरोप्लास्टिसिटी से कनेक्ट करना है, और किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बदलने में इसका रोल रहा है? देखिए, मैं आपको पहले बताती हूँ कि मेरे जीवन में ये सब पैटर्न्स कैसे आए। पहली चीज़ तो ये थी कि जब से बचपन से मैं अपने परिवार की सबसे चहेती बच्ची थी, जी। और मैंने कभी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ना करना सिखाया ही नहीं है। वो हमेशा बोलते बेटा ट्राई करो हो जाएगा, ट्राई करो हो जाएगा। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ये नहीं होगा। तो यहाँ से जो बीज मेरे अंदर गए कि हाँ मुझे ट्राई करना हो जाएगा, कभी ये नहीं सोचती कि नहीं होगा या बाद में होगा या नहीं कर पाऊंगी। मेरे दिमाग में हमेशा होता है कि थोड़ा और कोशिश करो हो जाएगा। ऐसा सेम स्कूल में हुआ मेरे साथ में। मैं अपनी क्लास की सबसे मोटी बच्ची थी, कॉलेज में सबसे मोटी बच्ची थी, और इनफैक्ट मुझे बहुत लोग चिढ़ाते थे। कई बार गंदे-गंदे भद्दे कमेंट्स भी आते थे, बट मैंने कभी नहीं सोचा उसके बारे में कि मैं अलग हूँ या मैं खराब हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो जब ऐसा आप सोचते हो ना, दिमाग को तसल्ली देते हो, ऑल इज़ वेल, सब हो जाएगा, और आप ट्राई करते रहते हो, होते रहता है, तो हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। मैंने जब बायो सब्जेक्ट लिया था क्लास 11th में, तो उस टाइम पे मुझे ये था कि डॉक्टर बनना है। पर जब मैं एक्चुअली में मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ और जब मैं यहाँ पढ़ने आई, बिकॉज पहली बार हम घर से बाहर निकले, जी। और इतना एक्साइटमेंट, इतना वो एक अलग तरीके का एड्रेनलिन रश था बॉडी के अंदर। तो मेरी जो संगत पड़ी मेरे हॉस्टल में, वहाँ पे गलत लड़कियों के साथ संगत पड़ गई। तो हम लोग दिन भर सिर्फ पिक्चरें देखते थे, गाने सुनते थे, हम लोग मस्तियाँ करते थे, हम लोग पढ़ते नहीं थे। तो जो पहला साल का मेरा एग्ज़ाम था, उसमें नेक्स्ट डे जब पेपर था तो मुझे ये लगा कि मैं क्या लिख के आऊँगी। हम लोग बोलते थे कि पिक्चर की स्टोरी लिख देंगे, तो डीडीएलजे की स्टोरी मैंने बहुत जगह पेपरों में छापी। अब जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो मैं सब सब्जेक्ट में फ़ेल थी। तो मेरा मुझे एक झटका सा लगा कि मैं इतनी अच्छी पढ़ने में स्टूडेंट, मैं अपनी मर्ज़ी से इस फील्ड में आई हूँ, और मैंने ये क्या कर लिया खुद के साथ में। उस टाइम पे मैंने मेरे फादर से बात करी। पापा ने कहा तू वापस आ जा, तू तेरे बस का नहीं है। मैं बोला नहीं पापा, मुझे एक मौका और दो आप, मुझे करना है, ये मेरा ड्रीम है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। फिर मैंने वो अपना कमरा चेंज किया, मैंने अपना हॉस्टल चेंज किया, मैंने उन लोगों से दूरी बनाई। मुझे बहुत सामाजिक प्रेशर झेलना पड़ा, क्योंकि आप जब फेल हो जाते हो, और फेल भी एक में नहीं, सब में, बिल्कुल। तो आपको लोग बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, आपको बहुत डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा गिल्टी वाली फीलिंग होती है। फिर जब 6 महीने बाद वापस एग्ज़ाम थी, तो मैंने अपने आप को एक कमरे में कैद किया, और हमेशा एक मोटिवेशन सॉन्ग में सुनती थी, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा,
क्योंकि परिंदा मैं खुद को फील करती थी। और वो गाना सुनते सुनते मैंने इतनी कड़ी मेहनत करी कि जब दोबारा एग्ज़ाम हुई तो मैंने अपनी कॉलेज में टॉप किया, और उसके बाद मैंने हर साल में टॉप किया। तो ये इस बात से, ये हमेशा मैं सबको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप एक बार हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में हर बार हारोगे। बिल्कुल सही। ये सबके साथ होता है। एक युवा अवस्था में आप ऐसी संगतों में पड़ जाते हो, आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हो जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, और उस वक्त आप समझ नहीं पाते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है। पर जब आप रियलाइज़ करते हो तो एक कदम पीछे लो, अपनी गलती को सुधारो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। सेम चीज़ मेरे साथ यूके में भी हुई। मैं पीजी करने गई, वहाँ जाके मुझे मालूम पड़ा कि मेरा ब्रेन ऑपरेशन होना है। अब ऐसी कंडीशन थी कि मैं फ्लाई बैक भी नहीं कर सकती थी, मेरे पास बिल्कुल। कोई आ भी नहीं पाया बिकॉज़ पासपोर्ट नहीं थे मेरे घर वालों के पास में। सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद मेरा पूरा जो आधा धड़ है वो पूरा डिफ़ॉर्म्ड हो गया। आँखें, बोलना, चलना, हाथ का फंक्शन, मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रही क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास वहाँ पे कोई बैकअप नहीं था, खाना तक खिलाने वाला कोई नहीं था। वहाँ पे सारा जो स्टाफ था वो इंडियन स्टाफ था, बहुत मेरी मदद करी, बहुत उन लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। फिर मैंने सोचा, अगर कभी मैं वापस आई पढ़ने, तो मैं न्यूरो की फ़ील्ड में काम करूँगी, और जो फैसिलिटी मुझे यहाँ मिली जिससे मेरी आँख बच गई, मेरी जान बच गई, यही अगर मैं इंडिया में उस वक्त होती तो हो सकता है मैं डॉक्टर के पास और लेट जाती, जाती ही नहीं। बिल्कुल। तो मेरी आँख डैमेज होती, या मैं, हो सकता था मैं को पैरालिसिस या स्ट्रोक होके मैं डेथ हो जाए मेरी। राइट। तो मुझे लगा कि नहीं, अवेयरनेस की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे लोगों को नहीं पता है कि रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं, यहाँ पे लोगों को नहीं पता है कि कब किस चीज़ में आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। तो वही एक मिशन लेके मैं इंडिया में वापस आई 2011 में, और तब से अभी तक ये कारवां कभी रुका नहीं। जब दिमाग की बात चली थी और आपने अपना एग्जाम्पल दिया अपनी पढ़ाई के दौरान किस जी, तरह से आपको सामना करना पड़ा फेल्योर का। आजकल के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में आते हैं या कहीं भी रहते हों। तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में हो रही हैं। एक युवा के दिमाग में क्या घुसा हुआ है? आपको क्या नज़र आता है कि क्यों आज का जो युवा है वो गलत दिशा में ही ज़्यादातर जा रहा है? उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उसके ब्रेन का जो पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है, ये कैसे सुधरेगा? देखिए, जो मैं अभी तक युवाओं को मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, उसमें मैंने ये देखा है कि जो सोशल मीडिया है उसका बहुत रॉन्ग इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है। अब आप फ़र्ज़ कीजिए, आप कोई रील देखने बैठे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे, राइट। अब आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब आपके 3-4 घंटे वेस्ट हो गए। बिल्कुल सही है। और होता क्या है, जब आप एक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं जहाँ पे आपकी आई लॉक होती है और कोई फंक्शन नहीं हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपका जो ब्रेन है वो सिकुड़ता है, इसको बोलते हैं इडियोटिक ब्रेन वेव। हम पहले ज़माने में टीवी को इडियट बॉक्स बोलते थे, ओके। क्योंकि वो एक्चुअली हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा था, इट सही इज़ बात जस्ट है। टाइम पास। पर अभी टाइम पास इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारा ब्रेन का जो रिदम है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रेन है, वो श्रिंक होने लग गया है। तो युवाओं में जब ये रोज़ होगा, लगातार होगा, तो ब्रेन अपनी कैपेसिटी को बेमतलब लूज़ करेगा। फिर हमको बहुत थकान फ़ील होगी, एडिक्शंस आएँगे। आपको किक चाहिए, आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो मज़े के लिए आप क्या करोगे? या तो बहुत सारी कॉफ़ी पियोगे, चाय पियोगे, सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, एडिक्शन में जाओगे। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत हुई? आपकी ब्रेन की सिकुड़न से, जो आपने एक्चुअली में धीरे-धीरे आपके ब्रेन को चेंज करके करी है। फिर आपकी ऐसी संगत है या जहाँ पे आपको लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा, आपने ऐसी चीज़ों को चालू किया जिससे आपको एडिक्शन हो गया। तो यहाँ से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। फिर तीसरा क्या होता है? लाइफ़स्टाइल। आज का युवा जो है वो काम भी बहुत टेंशन होके करते हैं, टेंशन में आके करते हैं। खाना भी टाइम से नहीं खाते हैं, उनको सोना भी टाइम से नहीं है, उनको पार्टी भी हर वीकेंड करनी है। आप हर चीज़ करिए जीवन में, पर हर चीज़ एक समय से बैलेंस में करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। पर यंगस्टर्स क्या करते हैं? हर चीज़ को अति में करते हैं, और जब ऐसा होगा तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी जो है वो बीमारी के अंदर धकेली जाएगी और प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी वो ये है कि स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। स्क्रीन टाइम ज़रूरी है क्योंकि हमारा सब कुछ आजकल मोबाइल, लैपटॉप पे होता है, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि आप हर घंटे में 5 मिनट का टाइमर लगाइए, वहाँ से उठ जाइए। साथ-साथ में जब आप बैठे हो तो प्रॉपर ब्लिंकिंग करें, प्रॉपर पानी पिएँ। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, सिर्फ़ 1 गिलास पानी पीने से ही 10% कॉग्निशन ब्रेन का बढ़ जाता है। बिल्कुल। आप 10-15 मिनट वॉक कर लीजिए, उससे भी आपका कॉग्निशन, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बढ़ते हैं। कई बार आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपको लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे साथ ये सब बुरा हो रहा है। उस वक्त पे कुछ मत कीजिए, आप आधा घंटा चल लीजिए या एरोबिक एक्टिविटी एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको लगेगा कि वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली, उसका वॉल्यूम जो है टेंशन का वो कम हो गया और आपको रास्ता मिल जाएगा। तो सब कुछ हमारे अंदर है, बट चूंकि हम उस तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हमें पता नहीं है कि कैसे करना है। तो इन चीज़ों पे काम करके, स्क्रीन टाइम है, लाइफ़स्टाइल है, खाना है, एडिक्शंस है, इनकी प्रॉपर काउंसलिंग करके अगर हम युवा को इसकी पूरी अवेयरनेस दें, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक हम सँभाल सकते हैं। एक आदत और बहुत ज़्यादा इन दिनों देखने को मिलती है युवाओं में और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन।
कोई भी काम है वो तब तक तो नहीं करेगा जब तक कि उसकी एंड लिमिट या टाइम लिमिट खत्म ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं दिमाग खुद अब ये हमसे करवा रहा है क्योंकि हमने उसको बहुत थका दिया है दूसरी चीज़ों में, या इसके अलावा भी कोई कारण हो सकते हैं जिसके लिए हम जो है आलस की जो हमारी आजकल टेंडेंसी है लोगों में वो बढ़ती हुई देख रहे हैं। देखिए, लोगों में प्रोकास्टिनेशन के पहले क्या फेज आता है, दैट इज लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्टिमुलेशन। राइट। क्योंकि कई बार वो ऐसा काम कर रहे होते हैं जो उनके रुचि का काम नहीं होता है। कई बार उनको लगता है कि उनका बॉस उनसे बहुत काम करवा रहा, उतना पैसा नहीं दे रहा, जी। तो वो आउट ऑफ मजबूरी वो काम कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ आप ज़बरदस्ती करते हैं तो आपकी वो बॉडी के अंदर वो एनर्जी, वो स्टिमुलेशन नहीं आता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक आदत हम डेवलप करते हैं कि अच्छा अभी नहीं, बाद में करते हैं, अभी नहीं, बाद में, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का काम कई बार नहीं होता है। बट प्रोकास्टिनेशन फिर तब अति में हो जाएगा जब आप उस काम को टालते टालते इतना टाल दोगे कि एंड डेट आ गई, एंड लिमिट आ गया। वहाँ आता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि हमने उस हैबिट को इतना पाल लिया होता है। जैसे मैंने कहा ना, बैलेंस में हर चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने कोई चीज़ को अगर रुचि नहीं है तो भी आपको मजबूरी में जीविका के लिए करना पड़ रहा है। टास्क बनाइए, अपने ब्रेन को उसका स्टिमुलेशन दीजिए और अब उस काम को करके ख़त्म कीजिए। मैक्सिमम आज नहीं होगा, कल तक ख़त्म कीजिए। पर जब आप उस काम को हफ्ता दर हफ्ता टालेंगे, फिर वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके लिए फिजिकली भी प्रॉब्लम है और इमोशनली, साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बिल्कुल। तो मैम, ब्रेन का जो पैटर्न है इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, चाहे छोटी सी चीज़ के लिए हो या बड़ी से बड़ी चीज़? क्योंकि होता क्या है कि दुनिया में दो तरह के लोग देखने को मिल रहे हैं। एक तो वो है जिसके सामने थोड़ी सी भी अगर तकलीफ आ जाती है तो चाहे वो कितने ही बड़े बैकग्राउंड से आता हो, कितनी अच्छी जगह से आता हो, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। हो सकता है वो सुसाइड कर ले, हो सकता है कुछ गलत कदम उठा ले। और एक ऐसा आदमी है जो बहुत अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, बहुत अलग अलग सिचुएशन ने उसको लताड़ा है, मारा है, जीवन में धक्के खाए हैं उसने, लेकिन आखिरी तक टूटता नहीं है, हमेशा सामना करता है। खासकर जब हम निम्न वर्ग के लोगों की बात करते हैं, हम आज के मिडिल क्लास के जो लोगों की बात करते हैं, वो लड़ते हैं आखिरी तक। तो क्या कहीं ना कहीं मेंटल टफनेस जो है वो एक बड़ा रोल यहाँ पर अदा करती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो आपको उसको एज अ थ्रेट नहीं लेना है। हर मुसीबत आपको बेहतर करने के लिए ही आती है। अब हम क्या सोचते हैं कि अरे प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हुआ? पर अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ हुआ और मुझे सॉल्यूशन निकाल के बेटर होना है, तो आप उसको एज अ चैलेंज लेंगे। जब आप चैलेंज ब्रेन को देंगे तो वो कर लेगा। पर मेंटल टफनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इनबिल्ट लेके पैदा हुए हो। ये आपको बहुत सारी साधना और तपस्या से मिलती है। इसमें करना कुछ नहीं है। आपने अपने ब्रेन की रिदम को कंट्रोल करना होता है। तो फॉर एग्जांपल, आप मेडिटेशन अगर करते हैं, आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, आप योगा करते हैं, कोई भी तरीके से आप अपनी बॉडी के ऊपर ब्रीदिंग और ऑक्सीजनेशन पे काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन हर प्रकार के स्ट्रेस को झेलने के लिए हो जाता है रेडी। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हमारे देश के महानतम प्लेयर है विराट कोहली। जी। उनका मेंटल टफनेस अगर आपने देखा हो फील्ड पे, उनके फादर की जब डेथ हुई, वो अपने फादर को के पास नहीं गए, वो वहाँ पे फिरोज कोटला में मैच खेल रहे थे। सो दैट इज़ हाउ मेंटल टफ ही इज़, एंड वो ज़रूरत है क्योंकि वो अपने देश के लिए समर्पित थे। सेकेंड एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर। उनके फादर की डेथ के नेक्स्ट डे वो अपना क्रिकेट खेलने चले गए थे, वर्ल्ड कप 2003। वर्ल्ड कप खेलने चले गए थे, क्योंकि उनके देश को उनकी ज़रूरत थी। ये तो हमारे महान लोग हैं। अब हम नॉर्मल लोगों की बात करते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की है बेथनी हैमिल्टन, जिसने 13 साल की उम्र में वो सर्फिंग कर रही थी। अब सर्फिंग के दौरान उसका एक पूरा हाथ एक व्हेल ने चबा लिया। उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज किया गया, उसकी जान बहुत मुश्किल से बचाई गई। पर वो लड़की इतनी डिटरमाइंड थी कि वो 1 महीने बाद वही सर्फिंग बोर्ड को लेके उसी सी में वापस उतर गई। अदरवाइज क्या होता है, लोग भाग जाते, डर जाते कि अब ऐसा हो गया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। पर उस लड़की ने 1 ही महीने बाद एक हाथ से सर्फिंग करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। स्टीफन हॉकिंस, जिनको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, जितनी ये एक धीमी गति से बढ़ता हुआ लकवा है, उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरी दी जिससे हमारा साइंस और सब कुछ हमारा फ्यूचर चेंज कर दिया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ जो मेंटल टफनेस के एग्जाम्पल है, जिन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ करी, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने नेगेटिव नहीं सोचा। उनको लगा ठीक है ये हो गया, मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ तत्परता से बढ़ते रहना है। बस यही उनको हमसे अलग करती है। पर क्या ये नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है? हाँ, अगर उसको जानकारी हो कि कैसे करना है, वो डेफिनेटली ये कर सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। एक डॉक्टर है, डॉक्टर पॉल जी। उनके फादर का नाम था पेड्रो। पेड्रो एक स्कूल में टीचर थे। पेड्रो के साथ अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक हुआ और बहुत सीवियर स्ट्रोक में वो चले गए। अब जब स्ट्रोक हुआ उसके बाद
पेड्रो को डॉक्टर ने बोला गया कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, ये कभी नहीं बोल पाएंगे, कभी नहीं चल पाएंगे और पढ़ा तो कभी नहीं पाएंगे, तो आप बस इनकी आप सेवा करो, आगे कुछ नहीं होगा। पर डॉक्टर पॉल ने ये बात नहीं मानी। डॉक्टर पॉल ने अपने फादर को यही बोला कि पापा आप ठीक हो जाओगे, हो जाएगा, आप बस चलता हुआ देखो, अपने आप को बोलता हुआ देखो और पढ़ाते हुए देखो। फादर ने भी डेडिकेटली बेटे की बात सुनी और मात्र 1 साल में वापस वो उसी स्कूल में पहुंच गए जहां वो पढ़ाते थे। 10-12 साल का जीवन जो था उनका, उन्होंने बहुत अच्छे से आगे निकाला क्योंकि काफ़ी उम्र थी उनकी, राइट। और अच्छी नेचुरल डेथ में वो गए दुनिया छोड़ के। पर जब उनके ब्रेन की ऑटोप्सी की, उसमें ये पाया गया कि जिस एरिया में उनको स्ट्रोक था वो 97% डैमेज ही था। तो पेड्रो ठीक कैसे हुए? सिर्फ 3% वो ब्रेन की क्षमता जिसको उन्होंने अडेप्ट करा और हार नहीं मानी, कंसिस्टेंटली अपने ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल दिया, उसने उनको अगले वो 12 साल दिए जहाँ पे वो नॉर्मल व्यक्ति से जीवन जी पाए। और 97% ब्रेन अभी भी डेड ही था। तो कैसे हुआ? ये ब्रेन की असीमित क्षमता का ही एग्जाम्पल है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास मेरे क्लिनिक पे आते हैं। जो लोग बोल नहीं रहे थे, उन्होंने बोलना चालू किया। जो लोग फुल बॉडी पैरालाइज के पेशेंट थे, वो लोग नॉर्मल ज़िंदगी पे लौटे। सिर्फ डिफरेंस क्या है? उन लोगों ने हार नहीं मानी, और हार हम भी नहीं मानते। जब हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं तो हम अपना 1000% उनको देते हैं, क्योंकि वो भी अपना 1000 देने को तैयार होते हैं। बिल्कुल। मैम, जब दिमाग की क्षमताओं की बात चली है, दिमाग को तकलीफ़ होती है, इस बारे में बात चली है, तो ये बताइए कि जब दिमाग परेशानी में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो वो किस तरह से सिग्नल्स देता है हमें? क्या एक सामान्य आदमी समझ सकता है कि अब इसके दिमाग में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और उसे फिर अब डायग्नोस किया जाना चाहिए, आगे ट्रीट किया जाना चाहिए? क्या-क्या सिग्नल्स होते हैं दिमाग के? देखिए, कॉमन फीचर जो आता है एकदम, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको हाथ पैर में दर्द होगा, आपको थकान होगी, आपका बॉडी एकदम शट डाउन होकर नींद में लेटने को मांगेगा, एनर्जी जी। खत्म हो जाएगी। कई बार आप लेटेंगे, आराम करेंगे, आपको ठीक फील होगा। कई केसेस में आपको मेमोरी लॉस होगा, आपको चलने में अंदर आ जाएगा, आपका अनस्टेडी गेट हो जाएगा, और एक्सट्रीम केसेस में बोलने की प्रॉब्लम भी हो जाती है शुरू, स्लरीनेस हो जाती है स्पीच के अंदर। तो कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कॉमन बीमारियों में सेम सेम चलते हैं, पर अगर वो ब्रेन का होगा तो साथ में हेडेक हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। और कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि वो माइग्रेन नहीं है, वो बेसिकली ब्रेन का एक लक्षण है, और हम दवाई खाते हैं दर्द की और माइग्रेन को दबाते हैं। तो कॉमन फीचर अगर बार बार रिपीट होते, क्योंकि बॉडी का काम होता है सिग्नल देना, और सिग्नल को हम दबा देते हैं दवाइयों से। बिल्कुल। जब ऐसा होता है तो कई एक्सट्रीम केसेस में फिर ब्रेन फेलियर में जाता है। और टेम्परेरी इलाज, उसका उपचार भी नहीं है, वो नहीं, थोड़ा-सा टेम्पररी नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्नल जो आपका है वो नेचुरल मैकेनिज्म है आपका। अगर आप उसको बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम जो वो बताना चाह रहा है वो बता नहीं पाएगा। तो हर दर्द तकलीफ नहीं है, हर दर्द आपके लिए बुरा नहीं है। दर्द के पीछे का जो रीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवान द्वारा हमारे शरीर में बनाया गया है। किसी प्रकार का एडिक्शन मान लीजिए कोई व्यक्ति करता है, चाहे वो शराब हो, धूम्रपान हो या और भी कोई दूसरी चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, उससे भी ब्रेन की क्षमताओं पे फ़र्क पड़ता है? 101%। देखिए, ये एडिक्शन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें किक चाहिए होती है, हमें मज़ा नहीं है, स्टिमुलेशन नहीं आ रहा होता। तो हम उसको पहले मज़े में करते हैं, लोगों की देखा-देखी करते हैं, बाद में वो हमारे लिए एक तकलीफ़ बन जाती है, एडिक्शन बन जाता है। पर हर बार जब आप एडिक्शन के पेशेंट को देखोगे तो उसको क्या लगता है, अगर मैं ये नहीं लूँगा तो मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं अगर नहीं पीऊँगा तो मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं न कहीं वो एंग्ज़ायटी और परफ़ॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर में वो एडिक्टिव हो चुका होता है। बिल्कुल। पर जब आप ऐसा करते हो या कोई ऐसा स्टिमुलेशन आप एक्सटर्नली हार्मफुल डालते हो, तो आपके ब्रेन के सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं वो मरना शुरू होते हैं, ब्रेन सिकुड़ना शुरू होता है, और वो एडिक्वेटली अपने फंक्शंस को नहीं कर पाता, और लंबे समय तक ये होने पे वो परमानेंट डैमेज तक भी जा सकता है। डैमेज से बात हुई, आपने शुरू में कहा था कि जो आपने झेला है वो कम से कम भारत में अब दूसरे मरीजों को ना झेलना पड़े। इस तरह की तकनीक को आप भारत में लेकर आएँगी। 15 सालों में आपके क्लिनिक पे बहुत सारे मरीजों का ट्रीटमेंट भी आपने किया ही होगा। किस तरह से ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये उनको हेल्प कर रही है? और चूँकि हमने वर्ल्ड लेवल पे जितने भी लोग हैं जिनको दुनिया जानती है उनके एग्ज़ाम्पल से तो समझा ही है, लेकिन लोकल लेवल पे कुछ ऐसे हीरोज़ होते हैं जिन्होंने बहुत तकलीफ़ें सहने के बाद भी खुद को योद्धा की तरह साबित किया है। क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई पेशेंट, ऐसा कोई केस आया जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो आपकी क्लिनिक पर? ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर मैं आज बात करूंगी उन 3 लोगों के बारे में जिन्होंने 100% रिकवरी की है। तो हमारे पास एक पेशेंट थे जो बड़वानी से आए थे, जिनका फुल बॉडी पैरालिसिस था, मतलब गर्दन के नीचे कुछ भी नहीं चलता था। ओके। उनको 2 लोग उठा के लाते थे, उनके बच्चे, और वो बिल्कुल लाचार थे, वो बैठ भी नहीं किस एज पाते के थे। रहे होंगे ये? उनकी एज थी 52-53 के ओके। करीब। अभी कार्यरत थे वो, और उनको ऑफिस के प्रेशर के चलते ही उन्होंने अपनी बॉडी को ख़राब किया था, और उनको पता था कि उनको सावधानियां लेनी, पर वो किसी वजह से काम के प्रेशर में ले नहीं पाए थे।
जब वो यहाँ पे आए तो उनको इंदौर में सर्जरी का ऑप्शन दिया गया, पर सर्जरी बहुत रिस्की थी तो उन्होंने उसके लिए नहीं ऑप्ट किया। जब वो हमारे पास आए तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई दोनों हाथ दोनों पैर पूरा धड़, ये कैसे वापस से ब्रेन कनेक्शन बनाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत डायलेमा में वो ट्रीटमेंट चालू किया। पहले 7 दिन हमको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रुक सी गई थी, बिकॉज जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पेशेंट को स्कैन करते हैं बिल्कुल। तो हमको उसका अंदर का एक एक हिस्सा कंप्यूटर द्वारा दिखाई देता है, तो हमें चीरा फाड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती है। 15 डेज़ में अंकल के पैरों में मूवमेंट चालू हुआ, 25 डेज़ में हाथों में, और 3 महीने के अंदर अंदर वो वापस अपने शहर लौट गए, और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी वापस नौकरी चालू कर दी। स्वयं का काम खुद करते हैं, अकाउंटेंट हैं वो, सारा काम अपना खुद करते हैं, जॉब पे लिखाई पढ़ाई, बारीक काम, सिग्नेचर, नोट गिनना, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। और सारी चीज़ों पे नॉर्मली लौटने के बाद अभी तक वो अपना नॉर्मल रूटीन जो है वो मेंटेन करके चल रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर खाना, प्रॉपर प्रिकॉशंस, क्योंकि उन्होंने ये सीखा कि जो गलती उन्होंने पहले की थी वो दोबारा नहीं करनी। भले वो ठीक हो गए पर दोबारा वो नहीं करनी है। सेकेंड एग्जाम्पल, हमारे पास एक यंग लड़के का जो छत्तीसगढ़ से हमारे पास आया था। इस लड़के को भी जिम के चक्कर में स्ट्रोक हुआ, गलत खाना पीना, रॉन्ग सप्लीमेंट्स और ओवर एक्सरसाइज। जब वो आया तो उसको हल्का सा हाथ में पेन था, पर उसके बाद भी उसने उसको नेग्लेक्ट किया। रात को सो गया, सुबह उठा तो मालूम पड़ा कि ब्रेन डैमेज हो गया है। उसके साथ एक ही ज़िद थी कि मुझे वापस ठीक होकर जिम में जाना है, और जो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी उससे शादी करनी है। बिल्कुल। तो उस मोटिव था उसके पास। मोटिव था उसके पास में, और वो लड़की भी बहुत सपोर्टिव थी। उस व्यक्ति ने 7 महीना जी तोड़ मेहनत करी, और मुझे बहुत खुशी हो रही बताते हुए, लास्ट नवंबर 2024 में उनकी शादी हो गई, और आज वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे एक पेशेंट हमारे पास रायपुर से आए थे जिनको बोलने में दिक्कत थी। एक एक्सीडेंट हुआ और बोलने वाला हिस्सा डैमेज हुआ। स्कूल में पढ़ाते थे पर पढ़ा नहीं पाते थे, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं हो रहा, बच्चे बहुत मजाक बनाते थे उनका। तो भी उन्होंने अपना नौकरी, ना छोटे सरकारी नौकरी थी तो वो कर रहे थे, जैसे जैसे अपना काम चला रहे थे। जब वो हमारे पास आए, हमने उनका वोकल कॉर्ड स्टिमुलेशन किया और वो बोलने लगे, तो जो उनकी आंखों से आंसू निकले ना, वो मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ, क्योंकि इतने सालों की तकलीफ जो वो झेल रहे थे बिल्कुल वो सही बहुत है। साल पहले ठीक हो सकती थी। टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी थी पर उनको पता नहीं था। तो ये वो 3 एग्जाम्पल है जो 100% ठीक हुए हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 80%, 85%, 70-75%, 90% तक रिकवरी की है। पर जब तक वो 100 नहीं होता है, हम उस चीज़ को एज ए एग्जाम्पल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पर बिल्कुल। 80 या 70 पे भी वो नॉर्मल ज़िंदगी पे लौट चुके हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए तो उतना भी बहुत है। बट मेरे लिए 100% जब हम लिमिटेशन सोचेंगे, जब 100% की क्षमता है तो हम 70 पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। सही बात है। तो हम वो कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से हमारा पेशेंट ठीक होकर ज़िंदगी पे लौटे। होता क्या है मैम कि जब हम इस तरह की केस का सामना करते हैं, एकदम से परेशानी होती है, तो मरीज़ दोनों तीनों तरफ से लाचार सा महसूस करता है। जब वो ट्रीटमेंट के लिए मान लीजिए किसी अस्पताल में गया, किसी अस्पताल में मशीनें नहीं हैं, किसी में डायग्नोसिस की सुविधा नहीं है, किसी में एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, या उसके क्षेत्र में शायद इतना बड़ा अस्पताल ही नहीं है। जब वो कहीं पहुंचेगा तब तक परेशानी। अगर वो थोड़ा बहुत ठीक भी हो गया तो समाज फिर काफ़ी हद तक उसे निग्लेक्ट करता है। तरह तरह के जो है ताने, उदाहरण, उसको लगता है कि अब जो जो जीवन है वैसे ही जीना है मुझे। किस तरह से मेडिकल इंडस्ट्री का जो भविष्य है वो अब टेक्नोलॉजी के साथ बदलते हुए आप देखती हैं, और भारत में और किस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है? देखिए, इसमें जो सिंपल आंसर मेरा होगा वो है एआई, क्योंकि एआई बहुत चल रहा है अभी, और हम सबको पता है कि एआई नाम का कुछ आया, पर क्या आया ये नहीं पता। राइट। मेडिकल फील्ड में वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, इंडिया में भी अब काम चालू हुआ है, और सेंट्रल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग इसके ऊपर पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं। देखिए, जो प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी पहले 6 महीने तक ही एक्टिव थी, उसके बाद रिकवरी कहीं ना कहीं रुक जाती है जी। पर एआई के माध्यम से हम अभी के वर्तमान की उसकी स्थिति को जान के उसकी बॉडी में किस एरिया के न्यूरॉन्स फंक्शनिंग नहीं है उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और रोबोटिक्स के माध्यम से हम उस एरिया का रिहैबिलिटेशन, रिकवरी भी करा सकते हैं। फिर वो हाथ का एरिया हो, पैर का हो, दोनों हो, और बोलने का एरिया हो, या बॉडी का कोई भी पार्ट हो। एआई के माध्यम से जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत इजी होगा, बिना चीरा फाड़ी के, बिना महंगी दवाइयों के, बिना महंगे हॉस्पिटल के खर्चे के वो किया जा सकेगा। और जब ऐसा होगा तो पेशेंट को एक नई उम्मीद मिलेगी, और जब वो नई उम्मीद मिलेगी, वो जो एक क्लिक होता है ना कि हाँ
मैं ठीक हो जाऊंगा। बस एक वो माइंडसेट अगर उसको मिल गया, एक उम्मीद उसको मिल गई, तो बॉडी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट करके एडेप्ट करती है। तो एआई इज़ अ टूल विच इज़ वेरी हेल्पिंग। साथ साथ में जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अब जिसको लकवा हो चुका है वो तो उसको पता नहीं था, बिल्कुल। पर कई बार कुछ अनुवांशिक बीमारियां हमारी बॉडी में होती है जिसको हम जेनेटिक टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आने वाले समय में हमें जो तकलीफ़ें हो सकती हैं उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी और उसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट अभी से चालू कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आने वाले मेडिकल साइंस के फ्यूचर को बदल सकती हैं। और दोनों अलग-अलग तरह से कहीं न कहीं जो है नज़र आ रही हैं। जी। एआई की आपने बात की, भारत में भी इसका चलन बढ़ा है कुछ? क्या ऐसी मशीनें भारत में आ गई हैं जो ब्रेन की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सारी स्कैनिंग करेगा, बीमारी का पता लगाएगा, एडवांस स्तर पे बताएगा कि क्या हो सकता है। क्या इंडिया में इस तरह की मशीनें आ चुकी हैं, अवेलेबल हैं? और अगर है, तो किस तरह से ये फ्यूचर बदल रही है? किस तरह से जाँच में कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही जो अभी तक एमआरआई वगैरह में हम नहीं सुन पाते थे? जी हाँ, ये मशीन है, ये सॉफ्टवेयर इंडिया में अवेलेबल है। इसके अलग-अलग टाइप्स होते हैं। जी। तो कई बार ये सिर्फ बच्चों पे टेस्ट करने के लिए या फिर ऑटिज़्म पे टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो अलग-अलग फीचर्स के सॉफ्टवेयर इंडिया में अवेलेबल है। इनफैक्ट कुछ महीनों से हम लोग भी यहाँ पे इंदौर में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। बिकॉज़ क्या होता है, अभी आपने पेशेंट की जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, एमआरआई आती है, आपको ये पता होता है कि ये भाग डैमेज हो गया। पर जब हम उसका ब्रेन स्कैन करते हैं, हमको उसकी पर्सनैलिटी, उसके ट्रेट्स, उसका टाइप क्या है वो पता चलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं स्ट्रोक के बाद में, बिल्कुल। जो पहले एकदम शांत व्यक्ति होता है। पर अब ये उसका जो फ़ीचर है, ये लकवे के बाद का फ़ीचर है। अब जब हमें ठीक करना है, काउंसलिंग करनी है, तो हमें ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर वो पता होगा तो प्रॉपर काउंसलिंग उनके परिवार की हो जाएगी। तो इससे वो भी परेशान नहीं होंगे और रिकवर कर पाएँगे। जो घर वाले फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये सुनते ही नहीं हैं, एग्रेसिव हो गए, हमको मारते हैं, गाली देते हैं, सामान फेंकते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? उनको भी जवाब मिलेगा कि हुआ क्या। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से, क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई प्रकार की रिस्क नहीं होती है, सिंपल एक ईईजी कैप पहना के इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बिल्कुल। एनालिसिस कर सकते हो और आप पेशेंट की बेटर रिकवरी प्लस बेटर काउंसलिंग कर सकते हो। तो एआई ने लाइफ बहुत ईजी बनाई है। और बीच में एक चलन था कि एआई आएगा तो डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा। बहुत लोग बोलते थे ऐसा। यस, बट एआई के पास सिक्स सेंस नहीं है। वो आपका काम आसान कर देगा पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएगा। तो डॉक्टर्स की ज़रूरत अभी भी है और आगे भी रहेगी। बिल्कुल, थोड़ा एडवांस बस उसका वर्ज़न है कि कम से कम उसको समझ के और हम आगे के स्तर की जो है कार्रवाई या उसका ट्रीटमेंट वो कर जी, सकें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। एक शब्द और आपने इस्तेमाल किया था, जीन्स और जीनोम। या जीनोम थेरेपी क्या काम करेगी इस दिशा में, मेडिकल हिस्ट्री में खासकर? और ये जो जीनोम थेरेपी है, ये किस तरह से एक व्यक्ति के पूरे जीवन का जो एनालिसिस है, वो डॉक्टर तक पहुँचाने का काम करती है? देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि होता क्या है। हम सबके अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन के आया है। हमारे डीएनए में 2 पेज होते हैं, जैसे हर पेपर के 2 पेज है, वैसे डीएनए के 2 पेज है। एक बिल्कुल। पेज पापा ने लिखा है, एक पेज मम्मा ने लिखा है। तो वो दोनों के ही जीन्स हमारे अंदर आएँगे। अब उसी जीन में अगर कोई ऐसा हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, जो हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो हम अभी से जानकारी के साथ उसका समाधान भी कर सकते हैं। पहले के लोगों को मालूम नहीं होता था, अचानक प्रॉब्लम आती थी। आज भी ऐसा नहीं है कि आपको मालूम होगा तो आपका ज़िंदगी 100% सेफ हो गया। पर जानकारी से आप उस सारे कदमों को उठा सकते हो, प्रिकॉशंस को उठा सकते हो, जो उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए यूज़फुल है। तो जीनोम टेस्टिंग और कुछ नहीं है, आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को निकालने की एक रिपोर्ट है, जो लगभग 500 पेज की रिपोर्ट होती है, जिसका एनालिसिस सलाइवा के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और इससे हमारा काम इसलिए भी आसान हो गया। सब काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोटर न्यूरॉन डिजीज़, पार्किंसंस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही मान लो आप। तो ये आनुवांशिक बीमारी है। तो जिनके घरों में मदर फादर सफ़र कर रहे हैं, तो वो बच्चे काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि हमें तो नहीं होगा, हमको तो नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो होते कि हमें ऐसे ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो उन लोगों के पास एक समाधान निकल के आएगा कि क्या उनके अंदर वो प्रॉब्लम आने की संभावना है, और अगर हाँ, तो वो क्या-क्या चीज़ों को अभी से बदल दें। और अगर नहीं है, तो कम से कम उनके जीवन में शांति तो आई कि हाँ, वो आगे जाके हो सकता है ना बीमार पड़े, कम से कम एक रिलैक्सेशन तो हुआ। तो दोनों ही चीज़ों में जो फ़ियर ऑफ अननोन है ना, वो क्लियर होता है। और हमेशा आप देखिएगा, फ़ियर ऑफ अननोन जैसे कोविड में हुआ, अननोन चीज़ जब हमको अटैक करती है, तो हमारा बॉडी ज़्यादा डैमेज होता है। बजाय कि नोन कि हाँ, आने वाले 5 साल में मुझे हार्ट प्रॉब्लम होगी, तो मैं अभी से उसका केयर चालू कर दूँ। मैं वैसी लाइफ़स्टाइल चालू कर दूँ जिसमें मेरा हार्ट जो है वो हेल्दी हो जाए। बिल्कुल।
तो फियर ऑफ अननोन का रास्ता एक होता है एआई के माध्यम से जांच, और दूसरा है जेनेटिकल टेस्टिंग के थ्रू उसका प्रेडिक्शन। महंगा भी बहुत होता होगा फिर तो ये। देखिए, लैब रिपोर्ट की अपेक्षा में तो थोड़ा सा महंगा होता है जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है, पर ये जीवन में एक ही बार कराना होता है आपको। ओके। तो अगर आप उसकी वैल्यू वैसे देखेंगे और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो बिल्कुल। इनवैल्यूएबल है, तो फिर उसका प्राइसिंग इतना मैटर नहीं करता उसमें। और कहीं ना कहीं जब चीज़ें ज़्यादा नंबर्स में होती है तो शायद ये जो प्राइसिंग वाला पॉइंट है ये भी फिर कम होने लगता जी, है। तो जब भारत क्योंकि में हाँ, क्योंकि ये नया है अभी इंडिया के लिए, राइट राइट तो राइट इसीलिए थोड़ा सा अभी लगता है कि एक्सपेंसिव है, पर एक ही बार करना है जीवन में, तो उसका वैल्यू पैसा वसूल है। बिल्कुल। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो मुझे लगता है कि एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता है वो तो करा ही सकता है। खैर, डेफिनेटली काफ़ी लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको बीमारियां नहीं हैं, वो सिर्फ अपना ब्रेन का स्कैन करने आते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या, हम बेटर कैसे करें, मतलब हमें अच्छा और बेटर नौकरी कैसे मिले, और बेटर अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने जिज्ञासा के होती लिए है क्या उनके मिले। अंदर। हाँ, और साथ में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको इश्यूज फैमिली में है किसी को, तो वो एक नॉर्मल जेनेटिकल टेस्टिंग के लिए आते हैं कि आगे हमारे को ना हो तो उसके लिए क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। बिल्कुल। मैम, ऐसे कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं जो हमारे दिमाग को उसी तरह से शार्प, उसी तरह से एक्टिव बनाए रखने के लिए मददगार होते हैं, और चाहे किसी भी एज में हम हों, जब हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग वही करे जो हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए व्यक्ति को करते रहना चाहिए अपनी डेली रूटीन में उनको। देखिए, अभी हमने टेक्नोलॉजी की बात की, वो हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, राइट। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम दिनचर्या में ऐड करके अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को वैसे ही हेल्दी और स्मार्ट रख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो होती है रीडिंग। आपको दिन में कम से कम 20 मिनट 25 मिनट रीडिंग के लिए निकालना है। जब आप नया सीखेंगे तो ब्रेन को भी एक किक मिलता है, बिल्कुल। नई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन से अवेयरनेस आती है। साथ साथ में आपको 15 से 20 मिनट निकालने हैं आपकी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आप ब्रीदिंग पे काम कर रहे हो। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा, ब्रेन की क्षमता बढ़ेगी, न्यूरॉन्स जो है वो बेटर काम कर पाएंगे। मैं आज भी पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर हफ्ते कुछ नया सीखूँ। तो इसी के चलते मैं जेनेटिक्स से जुड़ी थी, इसी के चलते मैं एआई से जुड़ी थी। तो हम जब पढ़ना बंद कर देंगे या सीखना बंद कर देंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ब्रेन को जवान रखने का तरीका है हर दिन, हर हफ्ते, हर समय कुछ नया सोचें, कुछ नया करने की सोच रखें और पढ़ें, और जानकारी लेके उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं लाइफ में। प्रॉपर टूल से सीखने के बाद मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन के थ्रू जब आप करेंगे तो आप हर चीज़ को हासिल करेंगे। आपके पसंद की लड़की हो, आपका पसंद का जीवन साथी हो, आपके पसंद की नौकरी हो, पैसा हो, जो भी आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं, सब कुछ आपके अंदर इनबिल्ट है। पर सिर्फ मैनिफेस्टेशन और रीडिंग और एक रूटीन बना के आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को हेल्दी रख सकते हैं। और शायद यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है। यस। तो डेफिनेटली आज ये जो ख़ास चर्चा डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा ने हमारे साथ की है, हम उम्मीद करते हैं कि ब्रेन के फंक्शन और न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने में आज का ये पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। अपना दिमाग की क्षमताओं को इसी तरह से आप बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग से जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, और डेफिनेटली खुद के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए एक छोटा सा योगदान आप भी अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो डेफिनेटली इतनी अच्छी चर्चा मैम आपने आज हमारे साथ की। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके जीवन में ज़रूर एक बड़ा बदलाव ये लेकर आएगा, और आप जो दुनिया बदलने के लिए एक छोटी सी पहल कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपका वो योगदान भी हमारे इन तमाम सारे श्रोताओं तक या हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुँच रहा होगा। थैंक यू आज आप सो मच शामिल फॉर हुए, हैविंग मी हियर आपका टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।